Hello everyone, welcome to the E-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. So this is a lecture number first in which we will discuss about the wave function and its physical significance. Myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. ये हमारा जो सिलेबस था बीएससी फाइनल ईयर सेमिस्टर फिफ्थ, उस सिलेबस में दो यूनिट थे। यूनिट नंबर फर्स्ट था ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और यूनिट नंबर सेकंड है स्क्रोडिंजर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमारा यूनिट नंबर 1 लास्ट लेक्चर में ही ख़त्म हो चुका है और हम इस लेक्चर से यूनिट नंबर सेकंड स्क्रोडिंजर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस सेकंड यूनिट का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, तो इस टॉपिक के पहले हम एक नज़र फिर से एक बार अब यूनिट नंबर सेकंड के सिलेबस पे डालते हैं। यूनिट नंबर सेकंड द स्क्रोडिंजर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन में हम देखने वाले हैं वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, separation in time dependent and time independent parts, operators in quantum mechanics, eigenfunction and eigenvalues, particle in one dimensional and three dimensional box, its energy eigenvalues, and the quantitative analysis of the potential barrier tunneling effect, quantitative analysis of potential barrier, or secondly we can say as its tunneling effect, and lastly simple harmonic oscillator, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी। तो इतने टॉपिक्स हम इस यूनिट नंबर सेकंड में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट नंबर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक्स वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो देखिए हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर में। हम मतलब लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था और हम कहाँ तक का पूछे थे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वेव मेक्स द कंसेप्ट radically different from the concept of microscopic world. Inspired by the de Broglie hypothesis, Erwin Schrödinger constructed the theory of quantum mechanics which deals with the microscopic particles. So it has already been said the material particle is described as a wave and are called as matter wave, and the mechanics develops for the study of microscopic world is known as quantum mechanics. तो देखिए यूनिट नंबर 1 में हमने ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देखा था। उसी के अंदर में हमने देखा था कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उन्होंने बोला था कि जो उन्होंने एज्यूम किया, मतलब कंसिडर ऐसा किया था डी ब्रोगली के पहले कि फोटोन हैज़ अ ड्यूअल नेचर, मतलब जो मटेरियल का जो लाइट का जो पार्टिकल होता है फोटोन, उसको दो नेचर रहते हैं, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो जो उसी के ऊपर से डी ब्रोगली ने सोचा कि जो वेव नेचर है लाइट का, उसको पार्टिकल नेचर रह सकता है, क्यों ना मटेरियल के पार्टिकल को वेव नेचर रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का कंसेप्ट रखा, उसी को हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोला था। और उसी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से इंस्पायर होके जो साइंटिस्ट थे एरविन स्क्रोडिंजर, उन्होंने अगले क्वांटम मैकेनिक्स के कंस्ट्रक्शन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो उन्होंने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को लेके क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी उन्होंने यहाँ पे बताई है। ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के पहले देख चुके हैं, फिर से हम एक बार देखेंगे कि द मैकेनिक्स डेवलप फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो डी ब्रोगली के बाद थे हाइजेनबर्ग, और हाइजेनबर्ग के बाद फिर से जो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप करने का जो काम जिन्होंने किया वो है एरविन स्क्रोडिंजर। तो लास्ट यूनिट में हमने अभी तक का देखा था कि जो पार्टिकल है वो वेव लाइक बिहेवियर, मतलब वेव पैकेट में वो ट्रैवल मूव होते हैं, और जो
पोजीशन और मोमेंटम ये दोनों भी चीज़ें उनकी साइमल्टेनियसली नहीं लिखा सकती। एक तो पोजीशन अगर हम निकालने जाते हैं तो मोमेंटम को लॉस करते हैं, और मोमेंटम निकालने जाते हैं तो पोजीशन को लॉस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उस वेव पैकेट की हमने वेलोसिटी देखी थी, हम पोजीशन वेलोसिटी इस तरीके से उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करके हमने कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे, उस प्रॉब्लम ने पोजीशन देखी थी, उसके बाद में मोमेंटम कैसे निकालना है, इस तरीके से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी अब हमको उस पार्टिकल की, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल माइक्रोस्कोप वर्ल्ड में अगर हम है तो उस वर्ल्ड में तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसकी एनर्जी की भी स्टडी करनी चाहिए, और साथ ही साथ वो पार्टिकल को रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में करना चाहिए मैथमेटिकली। तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है, मतलब पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर, इक्वेशन, और उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी किस तरीके से निकाली जाए, इन सबको स्टडी किया है एरविन स्क्रॉडिंजर ने। और एरविन स्क्रॉडिंजर ने दो इक्वेशन दिए, स्क्रॉडिंजर उनको बोला है स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, तो उस जो पूरा उन्होंने जो हमको इक्वेशंस जो दिए हैं, पूरा जो स्टडी उन्होंने किया है, और हमको उन्होंने इक्वेशंस दिए हैं स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, वो इक्वेशन का यूज़ करके हम वो उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी निकाल सकते हैं, वेव फंक्शन भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट, वो रहा है एरविन स्क्रॉडिंजर का। ठीक है, तो अभी हम हमारे रियल कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा कंसेप्ट है वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो देखिए वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है। वेव फंक्शन तो हम जरा यहाँ पे क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के कंपैरिजन में हम ऐसे बता सकते हैं, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्लेस द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन। इसका मतलब ऐसा हुआ कि देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जो पार्टिकल का मोशन रहता था उसकी ट्रैजेक्टरी हम लेते थे और ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन बनाते थे। तो इक्वेशन देखिए यहाँ पे एक जो मैन है वो बॉल थ्रो कर रहा है, और जो बॉल की जो ट्रैजेक्टरी है उस ट्रैजेक्टरी का एक फंक्शन बना है y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है वो हो गया एक फंक्शन। उसी तरीके से कि जैसे अगर हम पार्टिकल का मोशन अगर ग्राफिकली प्लॉट किया, अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है तो हम इस तरीके का इक्वेशन यहाँ पे बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स, इट मीन्स दैट द y इज द फंक्शन ऑफ x, सो द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ओके, उसी तरीके से पैराबोला में भी बोल सकते हैं कि जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y ये x का फंक्शन है लेकिन कैसा है एक्स स्क्वायर, सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जिस तरीके से पार्टिकल का मोशन होता है, पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी फॉर्म होती है, पार्टिकल का मोशन होता है, उस तरीके के उसके इक्वेशन क्रिएट होते हैं, उस तरीके के उसके फंक्शन क्रिएट होते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से हम क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं, उसी तरीके से ये हो गया सिर्फ माइक्रोस्कोपिक हेवी पार्टिकल के लिए। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसका मोशन हमने वेव में देखा है, ठीक है, तो उस वेव के लिए कोई फंक्शन रहना चाहिए, और वो फंक्शन को उन्होंने बुलाया वेव फंक्शन। देखिए मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्लेस द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड एज साई। देखिए यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है आपको, इसको साई बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम वेव फंक्शन। देखिए यहाँ पे a central principle of quantum mechanics is that the wave function contains all dynamical information about the system it describes। इसका मतलब हुआ कि वो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोशन हम वेव पैकेट और वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो उसका फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे मैथमेटिकली फॉर एग्जांपल कोई वेव है और उसका फंक्शन हमने लिया है पे वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एल साइन ट्वाइस पाई बाय एल इंटू एक्स। तो ये जो वेव फंक्शन होता है, वो वेव फंक्शन उस सिस्टम में उस पार्टिकल की पूरी डायनामिकल इंफॉर्मेशन देता है, उसी को हम बोलेंगे वेव फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये मूव हो रहा है और वो फ्री है, उसको बोलेंगे फ्री पार्टिकल, और उस इलेक्ट्रॉन पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में उस इलेक्ट्रॉन का कोई वेव फंक्शन रहेगा। ठीक है,
अलग एक सिचुएशन मैं बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर एटम में प्रेजेंट है और एटम में अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम का अगर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। उस सिचुएशन में उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एक वेव फंक्शन अलग रहेगा, क्योंकि वहाँ उसकी एनर्जी अलग है। अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी कुछ अलग है, इसलिए सेकंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन कुछ अलग रहेगा, ठीक है। तो एक सिचुएशन होगी कि बाउंडेड सिस्टम के अंदर में, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन कुछ अलग रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन अलग रहेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही है, इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में से मूव हो रहा है उसका वेव फंक्शन अलग रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में से मूव हो रहा है उसका वेव फंक्शन अलग रहेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसकी मोशन, पोजिशन, ठीक है, इसके ऊपर से, और वो कहाँ है, कौन सी सिचुएशन में है, उसके ऊपर से उसका अलग अलग वेव फंक्शन क्रिएट होता है। और वही वेव फंक्शन कैसे क्रिएट करना, उसकी एनर्जी कैसे क्रिएट करना, वही हमको स्क्रॉडिंजर ने बताया है, ठीक है। तो जनरली वेव फंक्शन क्या रहता है, वेव फंक्शन कंटेन ऑल डायनामिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम इट डिस्क्राइब्स, ठीक है। तो उस पार्टिकल की जो पार्टिकल वो कौन सा सिस्टम है, उस सिस्टम में उसकी पूरी डायनामिकल इंफॉर्मेशन देने का काम हमको वेव फंक्शन करता है, ठीक है। हियर वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंफॉर्मेशन इट कैरीज अबाउट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, ओके। तो उसी को बोलेंगे हम वेव फंक्शन, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है द वेव फंक्शन ऑफ फ्री पार्टिकल्स। फ्री पार्टिकल इट मीन्स दैट फ्री पार्टिकल मीन्स no force acts on the particle. It means that the potential energy of the particle is zero. Therefore, we know that total energy of the particle is nothing but a kinetic energy plus potential energy. Okay, so the potential, no force acts on it, the particle. It means that the potential energy of the particle is zero. So therefore, total energy is nothing but its kinetic energy. ओके, दिस टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज फ्री पार्टिकल। अभी मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि जो पार्टिकल है फ्री पार्टिकल, इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन के अंदर उसका कोई ना कोई वेव फंक्शन रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसा वेव फंक्शन रहता है उसका। जो टोटल एनर्जी ऑफ द फ्री पार्टिकल इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। सो कंसीडर अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग द x एक्सिस विद अ मोमेंटम px। सिंस द पार्टिकल इज अ फ्री, the motion of a particle is similar to the simple harmonic progressive wave with constant amplitude and represented by the complex function. Okay, तो जो वेव पैकेट है, उस वेव पैकेट जो पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल, वो जैसे मूव हो रहा है, वो किस फॉर्म में हो रहा है हमको पता है कि वो वेव पैकेट के फॉर्म में मूव होता है और वो प्रोग्रेसिव है, हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो उस वेव का इक्वेशन हम इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, साई ऑफ एक्स टी, x is the along the x axis and t with respect to time. With respect to time, x डायरेक्शन में वो सिंगल पार्टिकल along x axis मूव हो रहा है, ठीक है। सो psi of xt is equals to a is the amplitude of the wave into e to the power I k x minus omega t, ठीक है। आपको पता है कि साइनोसाइडल वेव है, साइन वेव, कोसाइन वेव। वेव अगर साइनोसाइडल है, साइन वेव है, तो उसको साइन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और a sin of x is the amplitude and sin of x is the function, ठीक है। उसी तरीके से अगर वेव 90 से, मतलब y एक्सिस पे 0 से स्टार्ट होती है, तो हम उसको कोसाइन वेव बोलते हैं, ठीक है। तो कोसाइन वेव उसका फंक्शन होता है cos ऑफ x, मतलब a इंटू कॉस ऑफ x, ठीक है। तो उसी तरीके से ये अगर वेव पैकेट है, वेव पैकेट में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जो वेव फंक्शन उस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a into e to the power I kx minus omega t. K is a wave vector, omega is a angular frequency, t is a time, x is a displacement, and I is represent the complex function. Why it is complex? Because the wave which is a mixing of the wave and create a wave packet. Okay, so that's called as a wave. Okay, so this equation can be written a into e to the power minus I omega t minus kx। यहाँ का जो नेगेटिव साइन बाहर निकाला उसको इस तरह से फिर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम वेव फंक्शन ऑफ द फ्री पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ के एंड ओमेगा, दैट रिप्रेजेंटेड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये आपको ख्याल में आएगा कि वेव फंक्शन किस तरीके से लिखा है। किसी भी वेव को हमने वेव एंड ऑसिलेशन में देखा है प्रीवियस स्टैंडर्ड में कि जो वेव है, वेव को रिप्रेजेंट करता है साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन, ठीक है। सिंपल अगर वेव है, सिंगल वेव है, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिज्म वेव पैकेट है, मिक्सिंग ऑफ वेव्स रहती है,
तो मिक्सिंग ऑफ वेव कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आया है आई, और उस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन बना है a इंटू ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लेक्स वेव का वेव फंक्शन जो कि फ्री पार्टिकल का है। ओके, दैट्स रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 1। Now we know the wave property are related to the particle property as we know the this value last lecture में, मतलब लास्ट यूनिट जो यूनिट नंबर 1 में हमने इस तरीके की इक्वेशन देखे कि E की वैल्यू रहती है, निकाला था हमने, E इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा रहता है और मोमेंटम पी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस के रहता है। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, मतलब ओमेगा की जगह हम E बाय एच क्रॉस रखते हैं और K की जगह पी एक्स बाय एच क्रॉस को इधर लिखेंगे तो पी एक्स बाय एच क्रॉस हो जाता है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर हम ओमेगा और K में पुट करते हैं तो हमारे को इक्वेशन मिलेगा इस तरीके से। देखिए साई ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर, यहाँ पे एच क्रॉस आया है, ओमेगा की जगह हमने लिखा है यहाँ पे ई बाय एच क्रॉस और के की जगह लिखा है पी एक्स बाय एच क्रॉस कॉमन निकाल के यहाँ पे हो गया माइनस आई बाय एच क्रॉस, और यहाँ पे बचता है ई टी माइनस पी एक्स इंटू एक्स। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 आर नोन एज वेव फंक्शन ऑफ फ्री पार्टिकल। तो इस तरीके के वेव फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने लिया है कि जो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर किया, और वो इलेक्ट्रॉन, वो उसको कंसिडर किया फ्री पार्टिकल इन द सेंस देयर इज नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में उसका वेव फंक्शन हमने इस तरीके से निकाला है, साई ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस आई बाय एच ई टी माइनस पी एक्स इंटू एक्स। तो इस तरीके से वेव फंक्शन हम निकाल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, उस सिचुएशन में उसका वेव फंक्शन अलग रहेगा, अलग अलग एनर्जी स्टेट में उसका वेव फंक्शन अलग रहेगा। पार्टिकल कौन से सिचुएशन में है उसके हिसाब से उसका वेव फंक्शन एनर्जी चेंज होती है। तो सिंपली फाइनली हम कंक्लूजन पे ये आए हैं कि उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंक्शन लगता है उसको बोलेंगे वेव फंक्शन। फिनिश। ओके, ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एज वेव फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज सी एज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे पहले डायग्राम में आप देख सकते हो कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि वेव है, इलेक्ट्रॉन एक वेव लाइक मैनर में मूव हो रहा है और उसको रिप्रेजेंट हमने किया है साई ऑफ एक्स से। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, जो वेव है अगर हम उसको बराबर क्वाड्रिलेटरल में प्लॉट करते हैं तो वो वेव पैकेट रहो या सिंगल वेव रहो, वो वेव पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डायरेक्शन में उसका मोशन होता है। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे तो उसका एवरेज 0 आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हो, उसमें क्यों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं उसका पोर्शन रैंडम रहता है, मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव होता है और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव होता है। लेकिन उसका नेट एवरेज अगर निकालते हैं हम, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अगर निकालते हैं तो उसका 0 आता है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो टोटल वेलोसिटी इज 0। बट इन प्रैक्टिकल, इन एक्चुअल तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे 0 नहीं रहती है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पे निकालते हैं। सेम उसी की तरह अगर वेव है, वेव को अगर हम पॉजिटिव निगेटिव उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट वेव फंक्शन से कर रहे हैं, तो उस सिंगल वेव का कोई मीनिंग ही नहीं रहा, क्योंकि वो पॉजिटिव निगेटिव रिजल्टेंट वेव तो 0 आ रहा है ना। इसीलिए द वेव फंक्शन साइड इटसेल्फ हैज नो डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इज नॉट अ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। उन्होंने बोला कि ये कोई ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो उसका एवरेज तो 0 आ रहा है, इसलिए वो मतलब वो जो क्वांटिटी है साई ऑफ एक्स, सिंगल साई ऑफ एक्स ओनली, वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स इज नॉट अ डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग बिकॉज इट इज नॉट अ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। तो फिर एक्चुअली क्या है ये? अगर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं है तो फिर क्या है? क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वेव फंक्शन का निकलता है? तो उन्होंने ऐसा बोला है कि देखो यहाँ पे भी देखिए कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी वो आया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कोई रियल नहीं रहता, वो कॉम्प्लेक्स रहता है मैथमेटिकली अगर हम देखा जाए। तो इसीलिए क्या करते हैं, जिस तरीके से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं उसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जो ये साई है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं और उसको प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब एक साई और दूसरा साई उसको दोनों को प्रोडक्ट करते हैं और उसका प्रोडक्ट करने के बाद उसका स्क्वायर होता है, साई इंटू साई स्क्वायर। लेकिन उसका जब स्क्वायर रहता है लेते हैं तो वो निकलता है रियल। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव
तो उसका अगर कॉम्प्लेक्स को हटा के अगर उसका मॉड ऑफ साई ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं तो वो होता है रियल। देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है, सिंपली ये वेव का कन्वर्शन इसमें होता है। तो साई ऑफ एक्स का कन्वर्शन मॉड ऑफ साई ऑफ एक्स स्क्वायर में हो गया है। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर की जो लाइन दिखा रही है वो वेव फंक्शन है, लेकिन ये जो उसका ऊपर एक बार मॉड कर दिया जाए, मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर कर दिया जाए तो वो पॉजिटिव रियल क्वांटिटी में आता है और उसको बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। चलिए देखते हैं इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस, डिटेल हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे द वेव फंक्शन साई इटसेल्फ हैज नो डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इज नॉट अ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, बट mod of psi square, that is square of absolute value of the wave function evaluated at a particular place at a particular time is proportional to the probability of finding the particle there at a time. Hence mod of psi square is known as probability density. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मतलब सिंपली अगर हम बात करते हैं, देखिए सिंपली अगर बात करते हैं तो +2 और -2 इसका आंसर आता है 0, लेकिन +2 का हम स्क्वायर करेंगे और -2 का स्क्वायर करेंगे। देखिए -2 का स्क्वायर ये भी प्लस में आता है और +2 का स्क्वायर ये भी प्लस में आता है, तो +2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का स्क्वायर भी होता है 4 माइनस। ठीक है, तो माइनस अगर क्वांटिटी है या फिर इमेजिनरी क्वांटिटी है, उसको अगर रियल में लाना है तो उसको हमको उसका स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर करने के बाद होता है रियल। सेम उसी तरीके से ये भी जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जो कि फिजिकली उसका सिंगल वेव फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं निकलता है क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं है, इसी के लिए जो वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स उसका करते हैं हम स्क्वायर, इसलिए उसने यहाँ पे बताया उसका करते हैं हम यहाँ पे स्क्वायर और उसको लिखते हैं मॉड में। तो जो भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है सबकी वैल्यू रियल में आ जाएगी। ठीक है, अब मॉड में लिखने के बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसका मतलब हमको आगे समझ में आएगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए फॉर एग्जांपल कि अगर ये वेव फंक्शन है, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एंड इट्स वेव फंक्शन। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर रहता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब जब पार्टिकल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वो अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब जो स्प्रिंग ऑसिलेटर होता है जो टू एंड फ्रो मोशन उसका रहता है, उस तरीके से अगर वो मूव होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो उस सिचुएशन में उसकी अलग अलग एनर्जी रहेंगी, उसके अलग अलग वेव फंक्शन रहेंगे, जैसे साई नॉट, साई 1, साई 2, साई 3। दिस इज अ वेव फंक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन हार्मोनिक ऑसिलेटर एट अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। साई 1, साई नॉट, साई 1, साई 2, साई 3 अलग अलग एनर्जी लेवल पे उसके अलग अलग वेव फंक्शन है। और ये जो सिंपल वेव फंक्शन है, लेकिन ये वेव फंक्शन को कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग ना निकलता नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो वेव फंक्शन है साई उसका स्क्वायर लेते हैं मॉड में, और उसका स्क्वायर लेने के बाद क्या होता है कि जो नेगेटिव क्वांटिटी इधर की जो नीचे वाली जो भी क्वांटिटी है जो एल लाइन की नीचे आ रही है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव पूरी कट होने के बाद में वो यहाँ पे पॉजिटिव ऐसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो सिंगल साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे मॉड ऑफ साई लिखते हैं, मॉड मतलब उसको मॉड का स्क्वायर करते हैं तो उसका कोई फिजिकल मीनिंग यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यों बोलते हैं, इसको थोड़ी देर के बाद में अभी देखिए हमें आगे देख रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो वेव है वो वेव पॉजिटिव में आ चुकी है, रियल इसमें आ चुकी है। ठीक है, अब रियल इसमें आने के बाद में वो जो पार्टिकल है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रहेगा। ठीक है, वो अब देखिए यहाँ पे जो ये है हायर पीक है, वो यहाँ पे इस रीजन में उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू दिस रीजन। ठीक है, हिल पे ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू वैली। ठीक है, तो देखिए इसने बताया कि यहाँ पे जो दो एरो दिख रहे हैं यहाँ पे जो पार्टिकल के मिलने के चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा रहेंगे। लेकिन ऐसा कब हुआ है? जब उसका मॉड ऑफ साइज स्क्वायर किया तभी इस तरीके की वेव हमको मिली है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट कट गया, पॉजिटिव में उसको रियल मिली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पार्टिकल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसके मिलने के चांसेस कहाँ ज़्यादा है? उसके मिलने के चांसेस ये इस रीजन में ज़्यादा है, जहाँ हील है वहाँ वो ज़्यादा है, वैली पे कम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैली पे जो मैंने एरो बताया, वैली पे पार्टिकल को मिलने के चांसेस कम है, इसीलिए उसको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट हिल इज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू द वैली। इसीलिए मॉड ऑफ
साई स्क्वायर को उन्होंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलने का कारण यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पोजीशन। देखिए इसने बोला है यहाँ पे दैट इज द स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन evaluated at a particular place at particular time is proportional to the probability of finding the particle there at that time. Hence, mod of psi square is known as probability density. Probability density मतलब probability का मतलब होता है कि मतलब एक्यूरेट नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल यहाँ इस वेव फंक्शन में यही रहेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी होती है इस वेव फंक्शन में, वो मॉड ऑफ साई स्क्वायर की वेव फंक्शन में वो कहीं पर भी रह सकता है, लेकिन कहीं पर भी कहाँ रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलने की ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने बताया कि जो वेव है, वेव फंक्शन इस के जो जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया अ लार्ज वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इंडिकेट्स दैट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल, while small value of mod of psi square means slightly possibility of its presence. Okay, slightly possibility of its presence here. As long as mod of psi square is not an actual zero, there is small but definite chance of detecting the particle. मतलब इस पोजीशन पे पार्टिकल नहीं रहेगा ऐसा नहीं बोल सकते, वहाँ पार्टिकल के मिलने के चांसेस कम है, ऐसा हम उसको आप बोल सकते हैं। लेकिन इस पोजीशन पे पार्टिकल के मिलने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए उसको मॉड ऑफ साई स्क्वायर को बोला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, सो दिस इंटरप्रिटेशन वाज गिवन बाय मैक्स बॉर्न इन 1926। ओके, देखिए इसको डिटेल में हम देख रहे हैं यहाँ पे। द वेव फंक्शन आर यूजुअली कॉम्प्लेक्स विद बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बट प्रोबेबिलिटी मस्ट बी पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी। सिंगल वेव फंक्शन ही इमेजिनरी है, रियल नहीं है, लेकिन उसकी अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेते हैं तो वो होती है पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉड ऑफ साई स्क्वायर फॉर द कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन साई इज टेकन एज अ प्रोडक्ट ऑफ साई स्टार इनटू साई, वेयर साई स्टार इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। The complex conjugate of any function can be obtained by replacing I by minus I where it appears in the function. अब मैथमेटिकली आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में देखा है कि जो I फंक्शन रहता है उसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो I का कन्वर्शन माइनस I में होता है। ठीक है, उसको अगर हम स्टार लगा देते हैं तो जहाँ जहाँ भी जो भी इक्वेशन में जो भी फंक्शन में I आता है उसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो उस आई का कन्वर्शन जहां जहां भी आई है वहां पे माइनस आई लगाना पड़ता है। मैथमेटिकली आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में देखा है इस तरीके से। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेट अ वेव फंक्शन साइज, अगर ये वेव फंक्शन मैं यहाँ पे लेता हूँ साई इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, सिंपल एक वेव फंक्शन है साई, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई। अब इस इक्वेशन में ये आई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अब मुझे इसको रियल करना है, कॉम्प्लेक्स तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा देखिए, तो इसको स्टार दे दिया, साई स्टार इक्वल्स टू जहाँ आए है वहाँ पे माइनस आया आ गया है, तो देखिए साई स्टार इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, अब फिर से मुझे अब इसको साई, क्योंकि जो साई है सिंगल साई उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए मुझे उसको रियल करना तो और उसको रियल क्वांटिटी बनाना है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है कि अगर रियल चाहिए मॉड ऑफ साई स्क्वायर तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों का अगर प्रोडक्ट यहाँ पे करता हूँ साई इंटू साई स्टार, देखिए वेयर एक्स एंड वाई एज रियल फंक्शन। ओके, सो देयरफॉर साई इंटू साई स्टार इज नथिंग बट मॉड ऑफ साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। इन दोनों को अगर मैं इसका प्रोडक्ट लेता हूँ, यहाँ इसको ये मल्टीप्लेट किया, इसको मल्टीप्लेट किया, इनको मैं सॉल्व करता हूँ, दो ब्रैकेट है, ठीक है, दो ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए mod of psi into psi, mod of psi square is equals to psi into psi star is equals to x square plus i square। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर दी, ये है इमेजिनरी और ये है रियल। देखिए यहाँ से i चला गया है, बचता है सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिकॉज एक्स एंड वाई आर रियल। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतने बनता है, मतलब अगर सिंगल साई लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, लेकिन उसका ही अगर मॉड लेते हैं, साई स्क्वायर करके मॉड लेते हैं तो वो रियल क्वांटिटी आती है, वो आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए उसको बोला है mod of psi square is nothing but a psi into psi star and psi to psi star is always positive and real quantity as required, और उसी का ही फिजिकल मीनिंग निकलता है। ठीक है,
Okay, so this is nothing but the wave function and its physical significance. तो जब कभी भी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा, जब कभी भी हमको किसी वेव फंक्शन को लेके उसका प्रोसेस निकालना रहेगा, वेव फंक्शन को लेके हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, वो उस वेव फंक्शन की स्टडी कर सकते हैं. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अलग अलग सिचुएशन में वो फ्री भी रह सकता है या फिर किसी हाइड्रोजन एटम में बाउंड स्टेट में भी रह सकता है. तो जो भी स्टेट में वो, जो भी टाइम में, जो भी स्टेट में वो रहेगा, उस स्टेट के अंदर में हम उसका जो वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन को, सिंगल वेव फंक्शन को हम क्या करेंगे, फिजिकल में रियल में लाना है तो सिंगल वेव फंक्शन को हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, और उन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी आएंगी उसको हम रियल मानेंगे और उसी इक्वेशन को लेके हम आगे प्रोसेस करेंगे. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एज physical significance of wave function. Psi into psi star is nothing but a mod of psi square. Okay, thus the probability of finding the particle in a small volume element dv. अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, फ्री स्टेट में है, और वो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो 3 डायमेंशन में रहेगा अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस. तो 3 डायमेंशन में उसका जो मोशन है, उसके मोशन की जो स्टडी करेंगे हम, वो अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड रह सकती है. ठीक है, तो उस पार्टिकल को फाइंड करने में, वो पार्टिकल कहाँ रहेगा, वो पार्टिकल मिलने के चांसेस कहाँ है, वो पार्टिकल मिलने के चांसेस सिर्फ ये बॉक्स के अंदर ही है ना. ठीक है, तो इसलिए उसका जो वॉल्यूम है, हमको पता है वॉल्यूम इज नथिंग बट दैट एक्स इंटू वाई इंटू जेड. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट रीजन के लिए अगर हम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज नथिंग बट डी एक्स डी वाई डी जेड. ओके, सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन दिस बॉक्स इज नथिंग बट द मॉड ऑफ साई. अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन रहेगा साई, और वो उसके वेव फंक्शन को हम वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, उसको रियल में लाना है तो उसको कॉन्जुगेट लेके साइन टू साई स्टार करना पड़ेगा, और साइन टू साई स्टार करने के बाद होता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर. अब ये जो मॉड ऑफ साई स्क्वायर वो कहाँ है, वो 3 डायमेंशन में है और वो बॉक्स के अंदर है, इसीलिए उसका वॉल्यूम लिया यहाँ पे dv. सो dv इज नथिंग बट dx इंटू dy इंटू dz. इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बोला है, देखिए, thus the probability of finding the particle in a small volume element, small, छोटे वॉल्यूम में, पूरा वॉल्यूम लेते तो x y z आता है, अगर स्मॉल वॉल्यूम लेते तो dx dy dz आता है. So dx dy dz is nothing but dv surrounded the point at a given instant will be mod of psi square is equal into dv. Okay, the integral of the mod of psi square dv over the space must be finite as the particle is somewhere in the space at every instant. अब वो जो पार्टिकल है 3 डायमेंशन पे एवरीवेयर, अब हमको तो पता नहीं कि वो उसकी लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड होती है. इसीलिए हम क्या करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, उसकी लिमिट पूरा इंटीग्रल उस पार्टिकल, उस स्पेस के अंदर में, और इसीलिए हम उसको लिखते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ साई स्क्वायर इनटू dv इज इक्वल्स टू फाइनाइट. द इंटीग्रल कैन नॉट बी 0 और इनफाइनाइट. ओके, तो वो जो इंटीग्रल है वो इनफाइनाइट रहेगा, वो एक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी उसके बीच में कहीं ना कहीं रहेगा, इसलिए उसको फाइनाइट बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर में उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ रहेगी, इस बॉक्स के अंदर में. तो देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन आ रही है. इफ माइनस इन्फिनिटी प्लस इंटीग्रल मॉड ऑफ साई स्क्वायर dv इक्वल टू 0 अगर ऐसा रहता है तो पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब बाहर में particle does not exist. If the particle exists somewhere at all time in a space, then we can written as integration of minus infinity plus infinity mod of psi square dv is equals to 1. Or here we can write triple integral of, देखिए, triple integral of mod of psi square dx dy dz equals to 1. The triple integral extending over all point of value of x y z. ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि पार्टिकल विच इज इन अ स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट स्पेस इज नथिंग बट द मॉड ऑफ साई स्क्वायर इनटू dv. सो इन मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम्स वी कम अक्रॉस द सिचुएशन वेयर द पार्टिकल इज बाउंडेड इन सम लिमिटेड रीजन. एग्जांपल इज इलेक्ट्रॉन इन एटम. मैंने अभी थोड़ी देर के पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन या अलग अलग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टाइम में वो रह सकता है. उसमें कि एक सिचुएशन उन्होंने बोली है कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन इन एटम विच इज बाउंडेड स्टेट, वो न्यूक्लियस के साथ में बाउंड रहता है. सो इन सच केसेस, ऐसे केसेस के अंदर में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन इंटायर स्पेस इज यूनिटी.
मतलब अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है एटम के अंदर में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यूनिटी रहती है, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन टू साइन स्टार डी वी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। द वेव फंक्शन विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब ऐसे सिचुएशन में जो भी वेव फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे उसको बोलेंगे हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। So the probability density sin to psi star in such a cases is independent of time, and wave function is called as stationary state of solution. So above interpretation of wave function is also called as Bohr interpretation. Okay, तो जो सिचुएशन है बाउंडेड सिचुएशन, उस सिचुएशन में ये इक्वेशन आता है, और जहाँ भी ऐसे इक्वेशन को जो वेव फंक्शन सेटिस्फाइड करेगा उसको नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो था यहाँ पे वेव फंक्शन एंड इज फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब देखिए एक्सेप्टेबल और वेल बिहेव वेव फंक्शन किसको बोलेंगे हम, मतलब वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा आपको एक्सेप्टेबल का मीनिंग क्या होता है, वेल बिहेव का मीनिंग क्या होता है। वेल बिहेव मतलब जिस तरीके से वेव फंक्शन रहना चाहिए, वेव का मोशन रहना चाहिए, उसको बोलेंगे वेल बिहेव, मतलब उस वेव ने उस तरीके का बिहेव करना चाहिए, उसी को हम वेल बिहेव वेव फंक्शन बोलेंगे या फिर एक्सेप्टेबल बोलेंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव डी साई ऑफ एक्स बाय डी एक्स मस्ट बी सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो वेव फंक्शन ने नीचे की दी वाली 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो उसको बोलेंगे हम वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। कौन सी कंडीशन, कि उसका जो वेव फंक्शन है उसका वेव फंक्शन का पहला डेरिवेटिव इन कंडीशन में आना चाहिए। कौन सी कंडीशन, देखिए पहली कंडीशन है साई ऑफ एक्स एंड डी साई ऑफ एक्स बाय डी एक्स मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। सेकंड, साई ऑफ एक्स एंड डी साई ऑफ एक्स बाय डी एक्स मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। थर्ड इज साई ऑफ एक्स एंड डी साई ऑफ एक्स बाय डी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। अब चलिए इसका मीनिंग क्या होता है ग्राफिकली मैं आपको समझा के बताता हूँ। देखिए पहला पॉइंट, वेल बिहेव एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन किसको बोलेंगे हम। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट साई ऑफ एक्स एंड डी साई ऑफ एक्स बाय डी एक्स मस्ट बी सिंगल वैल्यू। देखिए यहाँ पे अब ये पहली डायग्राम है, इस अलॉन्ग एक्स और ये एफ ऑफ एक्स अलॉन्ग एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स है और वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और वो इस तरीके का वेव बता रहा है। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स की अपनी सिंगल वैल्यू हो रही है। देखिए यहाँ पे भी एक सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे भी सिंगल वैल्यू, यहाँ पे भी सिंगल वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सॉरी ये वाई की देखिए यहाँ की अलग अलग, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू हो रही है, ये एक ही वैल्यू हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ पे एक्स की सिर्फ सिंगल वैल्यू नहीं है, एक्स की यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एक वैल्यू। इस तरीके का अगर वेव रहता है, इस तरीके का वेव फंक्शन रहता है तो इज नॉट अ वेल्ड वेव बिकॉज नॉट अ सिंगल वैल्यू। ओके, डबल दो वैल्यू आ गई ना यहाँ पे, एक्स पर ही दो वैल्यू आ गई। देखिए एक्स पर ही वाई की दो वैल्यू आ रही है, ये एक्स सिंगल पॉइंट पे वाई की दो वैल्यू है, कि ये वैल्यू है कि वैल्यू, ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए बोला गया कि साई ऑफ एक्स एंड फर्स्ट डेरिवेटिव हैविंग सिंगल वैल्यू नॉट अ डबल वैल्यू, ठीक है। सेकंड इसमें देखिए साई ऑफ एक्स एंड डी साई ऑफ एक्स बाय डी एक्स मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर, उन्होंने बोला फाइनाइट एवरीवेयर। अब ये जो देखो ये है वेल्ड वेव फंक्शन है ना, जिस तरीके से हमने देखा था, इसको बोलेंगे फाइनाइट वेल्ड बिहेव्ड वेव फंक्शन। लेकिन कुछ वेव अगर ऐसी ऊपर जाके डायरेक्ट इन्फाइनाइट पे चली जाती है, या फिर कुछ इधर से इन्फाइनाइट पे चली जाती है, बीच में मतलब पूरा उसको बोलेंगे हम, देखिए यहाँ पे एवरीवेयर फाइनाइट वैल्यू रहनी चाहिए उसकी, तो यहाँ पे वो फाइनाइट नहीं है, यहाँ पे वो फाइनाइट नहीं बता रही है, वो इन्फाइनाइट बता रही थी कि यहाँ पे डायरेक्ट जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस से आगे जा रहा हूँ वाई एक्सिस पे वो आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट वो क्या हो रही है कि अलॉन्ग वाई डायरेक्ट इन्फाइनाइट पे जा रही है। देखिए तो यहाँ पे अगर इन्फाइनाइट जाती है तो उसको वेल्ड बिहेव्ड एंड एक्सेप्टेबल नहीं बोलेंगे हम। थर्ड केस में देखिए साई ऑफ एक्स एंड डी साई ऑफ एक्स बाय डी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस एवरीवेयर, क्या रहना चाहिए, कंटिन्यूस रहना चाहिए एवरीवेयर। देखिए अब ये क्या है कंटिन्यूस वेव फंक्शन, और यहाँ पे क्या है डिसकंटिन्यूस, मतलब वो वेव वहाँ पे ब्रेक हो गई है,
वैसे भी वेव फंक्शन हमको नहीं चलेगा, ठीक है। discontinuous wave function is not a wait period and acceptable. Okay, so not a single valued not a infinite and discontinuous is not acceptable or well behaved wave function. Single valued, finite and continuous is the acceptable and well behaved wave function, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे। Okay, so this is all about the wave function and its physical significance. It means that the final conclusion is that the single wave function psi of x is not a direct physical significance because it is not observable, it is not a real, it is so complex. उसको अगर रियल में लाना है तो उसको हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद होगा साई इंटू साई स्टार और उन दोनों का प्रोडक्ट होता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर और वो क्वांटिटी आती है रियल, ठीक है। तो रियल के लिए हम मॉड ऑफ साइज स्क्वायर लेते हैं और उसको मॉड ऑफ साइज स्क्वायर को बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम इसके बाद के लेक्चर में लेक्चर नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, उसके पहले लेक्चर में हमने वेव फंक्शन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा है। अब सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशंस टाइम डिपेंडेंट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।